हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का ये 1 घंटे का महा एपिसोड, जी हाँ प्यारे बच्चों, आज की ये 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 27 सितंबर को यानी कि 27 तारीख को आप सभी का इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए बच्चों ऑलरेडी हमने आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। साथ ही साथ आपके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी ला दी थी। लेकिन आप सभी बच्चों की डिमांड थी कि सर जी आप हमें एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन कराइए जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हो। साथ ही साथ राइटिंग स्किल के ऐसे टॉपिक करवाइए जहां से क्वेश्चन बनता ही है, और ग्रामर की ऐसी प्रैक्टिस करवाइए जिससे कि हमारी जो प्रैक्टिस है एग्जाम की अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आप सभी की सारी डिमांडों के बेसिस पर ही ये वीडियो हम लेकर आए हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों कि आप सभी इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा। इंग्लिश के पेपर की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। ठीक है, अब पेपर जो है ना आपकी टाइमिंग से कम 15 मिनट पहले आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में आपके 3 सेक्शन होने वाले हैं बच्चों। पहला रीडिंग का, दूसरा राइटिंग का, राइटिंग एंड ग्रामर का, और तीसरा रहेगा लिटरेचर का। ठीक है, अब इसमें आपका जो सेक्शन नंबर ए है बच्चों, ये रहेगा रीडिंग का 20 मार्क्स का। बेसिकली इसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चंस आपके 10-10 मार्क्स के होने वाले हैं। ओके, फिर आएगा आपका सेक्शन नंबर बी, इसमें रहेगी राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, ये भी 20 मार्क्स का। अब इसी के अंदर आपकी पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, आपकी डायरी एंट्री हो गई, ओके, आपकी जो है ना स्टोरी राइटिंग हो गई। इसके अलावा आपके जो भी फिलिंग ब्लैंक्स होते हैं, डिटरमिनर्स हो गए, ठीक है, टेंस हो गए और रिपोर्टेड स्पीच हो गई, और साथ ही साथ जो फिलिंग ब्लैंक्स होते हैं सब कुछ इसमें है। तो ये सारी चीजें अभी 2 से 3 मिनट में आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद सेक्शन सी आएगा आपका लिटरेचर का, और ये रहेगा बच्चों 40 मार्क्स का। तो लिटरेचर में आपकी बिहाइव और मूवमेंट्स की जो बुक है, इन दोनों ही से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कल के पेपर के लिए, वो भी आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। इसीलिए मैंने बोला है बच्चों कि ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की बनेगी, तो पूरा देखना एंड तक, आपकी बहुत अच्छी तैयारी मैं करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो क्या आप तैयार हो बच्चों आज के अपने क्लास 9th के इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के लिए? आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब सेक्शन ए में सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये रहेगा एक पैसेज 350 से 400 वर्ड का, और ये आपका 10 नंबर का आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये पैसेज है मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करके समझा चुका हूँ। ठीक है, इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज होंगे आपके 5 से 6, और कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन में सेकंड आएगा, ये भी एक पैसेज होगा लेकिन ये एक केस बेस्ड पैसेज होगा, और 10 नंबर का ये भी रहेगा। ठीक है, अब इससे संबंधित भी देख सकते हैं क्वेश्चन होंगे आपके कुछ एमसीक्यूज और कुछ आपके 1 मार्क्स के। लेकिन हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपने इस पेपर के इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर बी, जो कि है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट का। ठीक है, अब इसमें एक बार मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पैराग्राफ राइटिंग का। ठीक है, मैं मार्क करता चलता हूं कि अभी आपको क्या क्या समझाऊंगा सेक्शन बी में। पैराग्राफ राइटिंग का सेकंड आपका जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों, इसमें आपको स्टोरी जो है ये कंप्लीट करनी पड़ेगी। और इसी में ही आपकी डायरी एंट्री होगी। इसके अलावा इसमें आपका जो है ना डिटरमिनर्स हो सकते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हो सकता है, टेंस वाले सेंटेंस हो सकते हैं। साथ ही साथ फिर आपके जो फिलिंग ब्लैंक्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर जो करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड होते हैं वो वाला आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, जो जो मैंने अभी आपको बताया सब कुछ कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड का हमारा जो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो क्या कहता है कि अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
इन 100 to 120 वर्ड्स इन 5 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों इसका, देखो बहुत आसान प्रश्न है कि रीडिंग बुक्स इनरिच आवर माइंड्स एंड एक्सपेंड्स आवर हॉरिजन्स। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो इससे हमारा दिमाग बहुत अच्छा होता है, समृद्ध होता है और हमारे क्षितिज का विस्तार होता है। डिस्कस योर फेवरेट जेनर और बुक एंड हाउ इट इज इन्फ्लुएंस्ड यू, यानी कि अपनी एक पसंदीदा शैली के बारे में या फिर आपकी जो पसंदीदा किताब है इसके बारे में चर्चा करें और उसने आपको कैसे प्रभावित किया, मोटिवेट किया, इसके बारे में बताएं। तो इसी के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, कितने शब्दों में, 100 से 120 शब्दों में, और आपको इसका एक टाइटल भी देना है। ठीक है, तो पैराग्राफ का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहना चाहिए, वो रहना चाहिए यहाँ पे हमारा द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी कि किताबें पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे कि रीडिंग बुक्स ऑफर्स न्यूमेरियस बेनिफिट्स दैट एनरिच आवर लाइव्स इन वेरियस वेज। किताबें पढ़ने से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं जो हमारे जीवन को कई तरीके से समृद्ध बनाते हैं। जैसे कि इट ओपन्स अप न्यू वर्ल्ड्स, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक नई दुनिया खोल देती है। प्रोवाइडिंग एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी वाइल स्पार्किंग इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कि हम जो है वास्तविकता से दूर भागने का ये हमें मौका देती है और कल्पना और रचनात्मकता की जगत को जगाती है। तो द रीडिंग वी गेन नॉलेज एंड इंसाइट्स इनटू डिफरेंट कल्चर्स। जब हम पढ़ते हैं तो हम नॉलेज गेन कर पाते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, जो कल्चर हैं, इसमें डिफरेंट कर पाते हैं। हमारे पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, हम बहुत सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं इसको पढ़ पाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो थॉमस एडिसन अल्वा, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने, उन्होंने 10,000 ट्राइज किए थे। ठीक है, और 10,000 ट्राई के बाद में जब 10,000 एक बार ट्राई हुआ तब उसने बल्ब का आविष्कार किया। तो वो इसके लिए क्या कहते हैं कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जिससे कि बल्ब नहीं जला। तो ये उसके उनके जो फेलियर है उसको कैसे इन्होंने इंटरोगेट किया, उसको कैसे अपने आप पर हावी नहीं होने दिया, इसको दर्शाते हैं। तो वही बताता है ऐसे एक्सपीरियंस को पढ़ के हम अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, बोर्डिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की समझ के लिए हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। मोरेवर, हालांकि या फिर कह लीजिए इसके अलावा, बुक्स इंप्रूव वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स विच आर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि किताबों की जो शब्दावली है और जो भाषा कौशल है ये हमें सुधारती है। मतलब जो किताबें हैं वो हमारी वोकैबुलरी पावर जो है, शब्दावली जो है और जो भाषा कौशल है इसमें सुधार करती हैं और एक ऐसी कम्युनिकेशन जो कि लोगों को प्रभावित करे उसमें मदद करती हैं। दे ऑल्सो इनहेंस फोकस एंड कंसंट्रेशन हेल्पिंग टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज। बुक्स पढ़ने से हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत अच्छा होता है। साथ ही अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो उससे कैसे लड़ना है इसकी एबिलिटीज भी हमारे अंदर विकसित करती है। वेदर इट्स फिक्शन, नॉन फिक्शन और पोइट्री, ईच जेनर प्रोवाइड्स यूनिक लेसन्स टू पर्सपेक्टिव, यानी कि चाहे आप जो भी पढ़ रहे हैं वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, कविता हो या कोई कहानी हो, सभी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। वाई इनकॉर्पोरेटिंग रीडिंग into our daily routines we cultivate a lifelong love for learning and personal growth। जब हम अपनी दिनचर्या में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो इससे हम सीखते हैं, हमारा व्यक्तिगत विकास होता है और हम अपने आप से प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं बच्चों बुक्स की रीडिंग के। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, तो अब हमारे तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, यानी कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हो। ठीक है, क्या कहा गया है, अडॉप्टिंग अ हेल्थी लाइफ स्टाइल इज क्रिटिकल फॉर ओवरऑल वेलबींग, यानी कि स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना हमारे समग्र विकास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट ए पैराग्राफ इन 100 to 20 वर्ड्स अबाउट हाउ हेल्थी लाइफ स्टाइल हैज इम्पैक्ट योर लाइफ, यानी कि एक स्वास्थ्य जीवन शैली जो है वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखो और उसका एक टाइटल दो। तो टाइटल तो हमें मिल ही गया है, तो टाइटल क्या लिखेंगे बच्चों, टाइटल हो जाएगा द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थी ईटिंग या फिर हेल्थी लाइफ स्टाइल। ओके, तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, हेल्थी ईटिंग प्लेज अ क्रिटिकल रोल
इन मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग, यानी कि स्वास्थ्य भोजन जो है ये हमारे समग्र विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? कंज्यूमिंग अ बैलेंस्ड डाइट rich in fruits, vegetables, whole grains and lean proteins provides the nutrients necessary for our bodies to function optimally। यानी कि फलों से, सब्जियों से, साबुत अनाज से और प्रोटीन से भरपूर जब हम आहार का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर को आवश्यक जो भी न्यूट्रिशंस देने होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है, जिससे हमारी बॉडी आराम से फंक्शन करते रहते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन बूस्ट्स आवर इम्यून सिस्टम। जब आपके शरीर को प्रॉपर पोषक तत्व न्यूट्रिशन मिलेंगे तो इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा। एंड साथ ही हेल्प्स मेंटेन अ हेल्थी वेट। आपका जो वेट है वो मतलब एक स्वास्थ्य वेट जो होता है ना बीएमआई के अकॉर्डिंग वो रहेगा। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीज, और विभिन्न प्रकार की जो भी बीमारियां वगैरह होती है उससे आपको बचाएगा। एडिशनली इसके साथ ही साथ डेवलपिंग हेल्थी ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम अ यंग एज सेट्स द फंक्शन फॉर लाइफ लॉन्ग वेलनेस। अगर आप अभी किशोर अवस्था में जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक में है, अगर इस टाइम पे आपने एक अपनी हेल्थी ईटिंग की हैबिट बना ली तो ये आने वाले आपके लाइफ लॉन्ग आपको बहुत अच्छा प्रभाव करेगी। ठीक है। मील प्लानिंग एंड माइंडफुल ईटिंग इनकरेज इंडिविजुअल्स टू मेक बेटर फूड चॉइसेस एंड रिड्यूस प्रोसेस्ड फूड कंजप्शन। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं तो जब आप भोजन की प्लानिंग करें तो उसका ध्यानपूर्वक ये चुनें कि आपको क्या क्या खाना है। ठीक है। और किस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो आपको खाने हैं, जो भी आपकी बेटर चॉइस ऑफ फूड के लिए वो यूज़ करें। अल्टीमेटली अंततः हम ये कह सकते हैं कि प्रायोरिटाइजिंग हेल्थी ईटिंग नॉट ओनली इनहेंस आवर फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। यानी कि जो स्वास्थ्य भोजन है इसको प्राथमिकता देना न केवल हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है बल्कि शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और हमारी जो भावनात्मक स्वास्थ्य है उसको भी अच्छा बनाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जिसे हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों पैराग्राफ राइटिंग कैसे करनी है समझ गए ना आप अच्छे तरीके से। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया बच्चों कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम 1 and 2 in 100 to 120 वर्ड्स 5 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चा कि कंप्लीट दी स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग गिवन बिलो एंड आंसर 100 to 20 वर्ड्स। गिव योर स्टोरी अ टाइटल ऑल्सो। तो हमें एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो क्या कहा गया है, वी वर असाइन्ड अ ग्रुप प्रोजेक्ट इन स्कूल। हमें स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया गया हमारे ग्रुप को। एंड आई वॉज पेयर्ड विद माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ में ग्रुप मिला। एज वी ब्रेनस्टॉर्म्ड आइडियाज वी स्टम्प्ड ओपन समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट चेंज्ड आवर प्रोजेक्ट। जब हमारे विचार विमर्श हो रहे थे तो हमें कुछ ऐसे चीजें मिली, ऐसे विषय मिले जिसने हमारे प्रोजेक्ट को बदल के रख दिया। ठीक है। तो इसका टॉपिक क्या बनेगा, टाइटल क्या बनना चाहिए, हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट। ठीक है। देखो टाइटल भी वही है। टाइटल क्या है हमारा, द स्कूल प्रोजेक्ट। तो आओ बच्चों कैसे लिखेंगे। ओके तो देखिए क्या कहा गया है, ड्यूरिंग द स्कूल प्रोजेक्ट सरहा एंड हर क्लासमेट्स वर असाइन्ड टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कि स्कूल के प्रोजेक्ट के दौरान सरहा को और उसके क्लासमेट्स को क्या टॉपिक दिया गया, टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर ऊर्जा के संबंध में उसको एक बनाना था मॉडल। ठीक है। तो सरहा ने क्या किया, दे डिवाइडेड टास्क एंड कोलैबोरेटेड। यानी कि उसने जो टास्क थे वो सभी को बांट दिए, सारा काम बांट दिया एक दूसरे को। एंड ईच कंट्रीब्यूटिंग आइडियाज, और सभी के आइडियाज को लिया गया। ठीक है। तो सरहा ने क्या किया, सरहा वाज इंचार्ज ऑफ पेंटिंग द प्लैनेट्स। ग्रहों को पेंट करने के लिए, उनको रंग देने के लिए सरहा को काम दिया गया। एक्साइटेड शी स्पेंट हावर्स क्राफ्टिंग कलरफुल मॉडल्स। उसने क्या कहा, जो भी ग्रह थे और जो मॉडल वगैरह थे इनको कलर करने के लिए बहुत घंटे काम किया। व्हेन प्रेजेंटेशन डे अराइव्ड दे शोकास्ट देयर वर्क विद एंथुसियाज्म। यानी कि जिस दिन वो स्कूल प्रोजेक्ट को दिखाने का टाइम आया तो उत्साह के साथ में उसने उससे प्रस्तुत किया। एज दे एक्सप्लेन्ड द सोलर सिस्टम दे फेल्ट प्राउड ऑफ देयर टीम वर्क। और जब उन्होंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में जो देखने के लिए नहीं आते हैं उनको बताया तो वो बहुत ज़्यादा इससे खुश हुए। द टीचर प्रेजाइड देयर क्रिएटिविटी एंड एफर्ट्स। उन्होंने उसके एफर्ट्स के लिए उसे बहुत सम्मानित किया।
द प्रोजेक्ट नॉट ओनली taught them about science but also the value of collaboration and friendship। तो जो सरहा ने प्रोजेक्ट बनाया था वो केवल साइंस के बारे में ही हमें नहीं सिखाता, बल्कि किस प्रकार से एक फ्रेंडशिप का जो इम्पोर्टेंस है, जो कोलैबोरेशन की इम्पोर्टेंस है, सहयोग की, उसको भी दर्शाता है। दे लेफ्ट फीलिंग अकॉम्प्लिश्ड एंड इंस्पायर्ड, और जो है उसे सफल और प्रेरित महसूस करते हुए वहाँ पे उसके लिए तालियां वगैरह बजाएंगी, प्राइज वगैरह मिला। तो ये था द स्कूल प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी स्टोरी राइटिंग। चलिए अब इसी के दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर रमेश और रीमा, राइट ए डायरी एंट्री रिफ्लेक्टिंग ऑन योर रिसेंट विजिट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। यानी कि अभी आपका नाम रमेश या रीमा है, आप अपने दादा दादी के घर अपनी यात्रा के लिए गए हुए थे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डायरी एंट्री लिखनी है। शेयर दी स्पेशल मोमेंट्स यू एक्सपीरियंस, एनी एक्टिविटीज यू डिड टुगेदर। आपको कुछ मोमेंट्स यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस जो है वो बताने हैं, और कोई आपने अगर एक्टिविटी अपने दादा दादी के साथ में की है तो वो बताइए। एंड मील्स यू एंजॉयड, जो आपने खाना टाइप में खाया वो बताइए। हाउ डिड दिस विजिट मेक यू फील अबाउट योर फैमिली, और इस विजिट ने आपकी फैमिली के बारे में आपको क्या फील कराया वो भी बताइए। आपको हिंट दिए गए हैं, वीकेंड ट्रिप, विजिटेड ग्रैंड पेरेंट्स, enjoyed their company, shared stories, special meals, felt loved, इस प्रकार से है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो डायरी एंट्री लिखने के लिए हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें जो है अपना टॉपिक देना चाहिए। तो टॉपिक क्या होगा, अ विजिट टू ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि दादा दादी के घर की हमारी एक मुलाकात। डेट क्या है, आज डेट है सितंबर 30, 2024, और फिर लिखेंगे डियर डायरी, मेरी प्यारी डायरी। दिस वीकेंड, इस वीकेंड पे आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी के घर गई या गया। एंड आई वॉज सच अ हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस, और मुझे दिल से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। क्या मिला, द मोमेंट आई अराइव्ड, जब मैं वहां पे पहुंचा या पहुंची। आई वॉज ग्रीटेड विद हग्स एंड स्माइल्स, मेरे दादा दादी ने मुझे हक किया और मुझे बहुत ही एक सुंदर स्माइल के साथ में मेरा वेलकम किया। वी स्पेंड द डे टॉकिंग एंड शेयरिंग स्टोरीज फ्रॉम आवर लाइफ्स, जैसे जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, दादा दादियों ने अपने पुराने ज़माने की जो कहानियाँ वगैरह थी वो मुझे सुनाई, और वाकई में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज हैव द बेस्ट टेल्स टू टेल, यानी कि वो जो है ना किसी भी बात को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। दे ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशल मील्स दैट आई लव, दोनों ने मिलके, एक ने नहीं दोनों ने मिलके मेरे लिए खाना वगैरह बनाया जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसी टाइप का, जैसे किसी को जो है आलू अच्छे लगते हैं, किसी को पनीर अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो वो बनाया मेरे लिए। ठीक है, आई एंजॉयड एवरी बाइट, और मैंने जो भी खाना खाया उसके एक एक बाइट के एक एक शेप को हा मजे से खाया, एंजॉय किया। वी प्लेड कार्ड गेम्स, जो 3 पत्ती टाइप में नहीं होता है वैसा हमने कार्ड गेम खेले। एंड आई लाफ सो मच, और मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसाया उन्होंने। बीइंग विद देम फील्ड मी विद लव एंड वार्मथ, जब मैं उनके साथ में थी तो मुझे प्यार का और क्या बोलते हैं बहुत ही आनंद मिला बेसिकली। ठीक है, ये बताया गया। उसके साथ रिमाइंडिंग मी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, और इससे मुझे ये पता चला कि फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आई ऑलवेज लीव देयर हाउस फीलिंग चेस्ट एंड इंस्पायर्ड, आई कांट वेट फॉर माई नेक्स्ट विजिट, यानी कि मैं हमेशा उनके घर से लाड प्यार और प्रेरणा से महसूस करती हुई निकलता या निकलती हूँ, और मैं हमेशा अपनी आने वाली अगली विजिट के लिए तैयार रहती हूँ। और उसके बाद एंड करेंगे तो विद लव रमेश एंड रीमा। ठीक है, तो ये होगी बच्चों आपकी डायरी एंट्री, जो कि बहुत आसान थी मेरे हिसाब से। तो ओके बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। अब 5 में देखिए क्या कहा गया कि फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डिटर्मिनर्स एनी 3। तो 4 आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो डिटर्मिनर्स है वो चूज करने हैं। ठीक है, देखो बच्चों पेपर में ना या तो आपका डिटर्मिनर्स आएगा, ठीक है, या फिर अभी आपको मैं दिखा देता हूँ दूसरा एक टॉपिक और है आपका, वेट अ मिनट, ये देखो, या तो फिर आपकी रिपोर्टेड स्पीच आएगी। रिपोर्टेड स्पीच सैंपल पेपर नंबर 2 में आपको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, और ये जो हमारी वीडियो है इस वाली में, इसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ आपके डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटर्मिनर्स बेसिकली 4 से 5 ही होते हैं, जैसे कि ए हो गया, एन हो गया, डी हो गया और सम हो गया। बस इन्हीं के बारे में
केवल और केवल 9th क्लास में पढ़ना है। ओके, तो ध्यान से समझ लेना कि किसका कहाँ पे कैसे यूज होता है। ओके, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ही इज ए लुकिंग फॉर डैश जॉब इन सिटी, तो वो शहर में क्या ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढ रहा है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तो वो क्या ढूंढ रहा है, एक चीज ढूंढ रहा है, एक क्या है, एक जॉब है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड सेकंड, सी वांट्स टू बाय न्यू ड्रेस फॉर पार्टी, वो अपनी पार्टी के लिए एक नई ड्रेस को बेसिकली बाय करना चाहती है। तो यहाँ पे देखिए जो वॉवल्स होते हैं A E I O U, इसके साथ में क्या आता है, कौन सा डिटर्मिनेंट आता है बच्चों, एन आता है। ठीक है, तो शी वांट्स टू बाय एन न्यू ड्रेस फॉर पार्टी। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे विजिटेड हिस्टोरिकल साइट ड्यूरिंग दी वेकेशन। तो देखो बच्चों, जब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज की बात हो, कोई पद हो, जैसे कि हिस्टोरिकल साइट हो गई, हॉस्पिटल हो गए, कोई कंपनी का नाम हो गया, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया, सरपंच वगैरह, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दा लगाया जाता है उसके सम्मान के लिए। ठीक है, तो दा आ जाएगा। उसके बाद देयर आर डैश फ्लावर्स ब्लूमिंग इन दी गार्डन्स। अब फ्लावर कोई एक तो होता नहीं है और ना ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर्स हैं यानी कि कुछ होंगे या ज्यादा हो सकते हैं, तो क्या है, सम आएगा यहाँ पे, देयर आर सम फ्लावर्स ब्लूमिंग इन दी गार्डन, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो कौन सा डिटर्मिनर कैसे यूज करना है इसके बारे में आप यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला जो है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एनी थ्री। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारे यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। अब इसको पहले पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया, फिर इसके ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जाता है, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दिनों में, मान्या डैश टू टीच एवरी वीकेंड, यानी कि उसे हर सप्ताह जो था वो बेसिकली कहाँ जाती थी, बीच पे जाती थी। ही डैश हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे उसने अपने दोस्त वगैरह को इनवाइट किया। एंड दे प्ले वॉलीबॉल, उन्होंने वॉलीबॉल खेली। एंड इन दी ओशन अंटिल सनसेट, और उन्होंने स्विमिंग वगैरह की। तो अब इस स्टोरी में कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, तो इसको ध्यान से देखो। देखो सबसे पहली बात, ड्यूरिंग दी समर, गर्मियों के दौरान मान्या ने क्या किया, मान्या जो थी वो हर वीकेंड पे बीच में जाती थी। ठीक है, तो बीच पे जाती थी की बात हो रही है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे आई है वीकेंड, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वेंट आएगी। ठीक है, गो, गॉन, वेंट, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। उसके बाद ही हिज फ्रेंड्स एंड डैश वॉलीबॉल, तो जब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है सेंटेंस में, ठीक है ना, तो क्या आएगा, ही इनवाइटेड, क्या आ जाएगा, ही इनवाइटेड एंड दे प्लेड आएगा। ठीक है, दे प्लेड, यहाँ पे आ जाएगा बी वाला, दे प्लेड वॉलीबॉल एंड स्वाम। ठीक है, स्विम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्वाम, तो ये आ जाएगा आपका सी, सी नहीं डी है बेसिकली, इन दी ओशन अंटिल सनसेट, यानी कि सनसेट तक उन्होंने स्विमिंग की। तो अब आप इसको दोबारा पढ़ो, ड्यूरिंग द समर मान्या वेंट टू ईच एवरी वीकेंड, he invited his friends and they played volleyball and swam in the ocean until sunset। तो ये हो गया आपका। अब एक एक करके इनके क्वेश्चंस के आंसर को आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हो, मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं और आपको समझाने के लिए समझाया भी है। ठीक है, मैं चाहता तो आपको सीधा आंसर बता के निकल लेता, लेकिन नहीं, मुझे तो समझाना था आपको। ठीक है, ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ध्यान से, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, यानी कि ये एडिटेड नहीं है। इसमें बेसिकली हर एक लाइन में एक एरर है, कुछ गलत वर्ड है इसमें। ठीक है, तो आपको उस एरर को आइडेंटिफाई करना है और उससे संबंधित जो करेक्ट वर्ड है वो आपको लिखना है। जैसे कि महाराणा प्रताप वाज एन ब्रेव वॉरियर किंग। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है कि महाराणा प्रताप एक बहादुर योद्धा राजा थे। तो उसमें इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट एन है। अब ये एन इनकरेक्ट क्यों है बच्चों, क्योंकि एन जो डिटर्मिनर्स है वो आता है केवल और केवल ई ई आई और ओ यू के साथ में। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे एन जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
अब उसके बाद में अगला क्या है कि ही फाइट फॉर हिज किंगडम्स फ्रीडम, यानी कि उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो इतना तो आपको भी पता है पास्ट के लिए हमेशा जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म आती है, तो फाइट की जगह फाउट आ जाएगी। उसके बाद प्रताप लीड हिज ट्रूप्स द बैटल, प्रताप ने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ पे द बैटल नहीं आएगा, युद्ध में के लिए क्या आएगा, इनटू आएगा, द की जगह इनटू आएगा। उसके बाद हिज करेज इंस्पायर मैनी फ्यूचर लीडर्स, यानी कि उनका जो साहस था महाराणा प्रताप जी का, उसने बहुत सारे नेताओं को भी प्रभावित किया। लेकिन इसमें कहीं पे भी थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये बात हो रही है किसकी, पास्ट की, तो यहाँ पे इंस्पायर की जगह इंस्पायर्ड आएगा। उसके बाद ही नेवर सरेंडर्ड इनटू द मुगल अंपायर, यानी कि उन्होंने मुगल अंपायर में कभी सरेंडर नहीं किया, नहीं, बल्कि इनटू की जगह क्या आएगा, इनटू की जगह टू आ जाएगा, यानी कि उन्होंने मुगल अंपायर के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। ठीक है, अब आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। देखो, पहला इनकरेक्ट वर्ड है फाइट और करेक्ट है फाउट, दूसरे में इनकरेक्ट वर्ड है दी और करेक्ट वर्ड है इनटू, एंड तीसरे में इनकरेक्ट वर्ड है इंस्पायर, जैसे कि आपको बताया, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी इंस्पायर्ड, और मुगल अंपायर में नहीं बल्कि उनके सामने घुटने नहीं टेके, इस तरह से। ठीक है, चलो बच्चों, पिछले आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 25 मिनट के अंदर हमने अपना सेक्शन नंबर जो बी है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, और अभी भी कम से कम हमें 30 से लेके 35 मिनट और लगेंगे अपने सेक्शन नंबर सी को समझने के लिए। तो एक बार आपको मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि इस वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या समझा। तो सेक्शन ए देखा हमने, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे होती है। दो टॉपिक थे, द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स और द इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्थी ईटिंग या फिर लाइफ स्टाइल। उसके बाद हमने देखी बच्चों अपनी क्या बोलते हैं स्टोरी राइटिंग एंड देन डायरी एंट्री। उसके बाद डिटरमिनर्स हो गए, और साथ ही साथ पिछले सैंपल पेपर में बताएगी जो आपकी रिपोर्टेड स्पीड्स थी, ये भी मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से हमने समझ ली हैं। तो क्या अब आप तैयार हो बच्चों अपने सेक्शन नंबर सी को समझने के लिए? आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें सेक्शन सी की बिना टाइम वेस्ट करते हुए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर सी लिटरेचर का, वो यहाँ से शुरू हो चुका है, जो कि हमारा 40 मार्क्स का है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन है, इसमें आपकी बिहाइव के चैप्टर्स और पोएम्स, साथ ही आपकी मूवमेंट्स वाली बुक, दोनों के ही क्वेश्चंस हैं। अब यहां से आपके ऐसे क्वेश्चन शुरू होंगे बच्चों जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके, आपको मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन 8 जो है, इसमें बेसिकली आपको दो एब्स्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, ए और बी। ठीक है, जिसमें से आपको या तो ए करना है, ठीक है, या फिर आपको ये बी वाला करना है। जिसमें से ए जो है बच्चों, ये आपकी जो बिहाइव वाली बुक है इसके चैप्टर से रहेगा, ठीक, और जो बी वाला है ये आपकी मूवमेंट वाली जो बुक है इससे रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, इसमें जो ए वाला एब्स्ट्रैक्ट रहेगा 5 नंबर का, ये आपकी बिहाइव की आपकी जो पोयम है, ठीक है, इससे रहने वाला है। साथ ही साथ जो आपका ये बी वाला है, ये भी बिहाइव की आपकी जो पोयम है इससे रहेगा। ठीक है, तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट हो गए। उसके बाद में फिर आपके क्वेश्चंस आएंगे, अभी आपको मैं क्वेश्चन वगैरह सब समझाऊंगा अच्छे से, बस अब वीडियो में एंड तक बने रहो। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट से। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि अटेम्प्ट एनीवन, ठीक है, अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी, और ये आएगा 5 मार्क्स का। तो ए क्या दिया है, पहले जो हमारा यहाँ पे लाइन दी गई, स्टैंजा दिया गया, उसे पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, देयर वॉज सम पेन इन माई आर्म, मेरे आर्म में, यानी कि क्या बोलते हैं, मेरी बाह में कुछ दर्द हो रहा है। इट वॉज एज इफ आई थिक लीडन रोड, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोटी शीशे की छड़ नहीं, बल्कि अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोटी शीशे की छड़ नहीं, बल्कि पिघली हुई आग से बनी छड़ धीरे धीरे लेकिन मेरी ताकत से, मेरी जो ताकत है उसको कुचल रही है, मेरी बाहों को कुचल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि देयर वाज सम पेन इन माई आर्म, इट वाज
if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire was slowly but powerful crushing arm। तो यहाँ पे क्या है वो, ठीक है, तो उसके जो हाथ पे जब पेन हो रहा होता है और उससे लगता है कि रोड नहीं बल्कि कोई ऐसी चीज है जो आग में पिघला के बनाई गई हो, ठीक है, और ये धीरे धीरे मेरी मेरी जो बाँह है, मेरे हाथ है, उसमें दिक्कत कर रही है। तो ये किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी बच्चों, द स्नेक कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म, यानी कि जो सांप था उसकी बाँह में, उसके हाथ में लिपट गया था, ये उसको बता रहा है, वही एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया गया। सेकंड क्वेश्चन, द लीडन रॉड हेयर मीन्स, लीडन रॉड का मतलब होता है शीशे की छड़। तो यहाँ पे शीशे की छड़ के लिए क्या उपयोग किया गया है बच्चों, अ ब्लैक कोबरा, जो सांप उसके हाथ में लिपटा हुआ था उसके लिए इस लीडन रॉड वर्ड का उपयोग किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट इन द वर्ड थिन यूज टू द अबव पैसेज। तो थिन का मतलब क्या होता है बच्चों, थिन का मतलब होता है पतला। अब पतले का जो हमारा अपोजिट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब मोटे को क्या बोलते हैं, मोटे को बोलते हैं थिक, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, मोटा। उसके बाद हाउ वॉज डॉक्टर्स लाइफ सेव्ड, तो उसके हाथ पे जब कोबरा चिपक जाता है, ठीक है, लिपट जाता है, तो उसकी लाइफ कैसे बचती है, बिकॉज ऑफ द मिरर, क्योंकि शीशे की वजह से। अब क्यों बचती है ये तो आपको पता ही है। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन, द साउंड वाज ए फेमिलियर वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, यानी कि वह आवाज जानी पहचानी थी, डॉक्टर ने कौन सी आवाज सुनी और उस आवाज के बारे में डॉक्टर ने क्या सोचा। तो द फेमिलियर साउंड वाज दैट ऑफ द रैट्स, ठीक है, तो जो आवाज थी वो किसकी थी, जानी पहचानी रैट्स की थी, यानी कि चूहे की। इट वाज यूजुअल साउंड टू रनिंग रैट्स इन द हाउस ऑफ द डॉक्टर, और डॉक्टर के घर में वो साउंड हमेशा आती रहती थी, तो सांप का ध्यान थोड़ा बहुत उधर भी गया, ठीक है। तो ये चीजें थी। ओके बच्चों, तो आपका जो पहला वाला पैराग्राफ था, एब्स्ट्रैक्ट था, क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हमने समझ लिया है, ठीक है। चलो अब बारी आ जाती है हमारे बी वाले की। तो ये बेसिकली आपका जो चैप्टर है द चाइल्डहुड, ठीक है ना, उससे लिया गया है। तो देखिए क्या कहा गया है इसमें, स्टेंजा में कहा गया है आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोड मर्मर्ड, उसने धीरे से कहा। जैसे मेले में जब बच्चा जाता है ना तो अपने मम्मी पापा से क्या कहता है, मम्मी मुझे वो बर्फी चाहिए, ऐसे करके, है ना। वट ही हाफ न्यू एज ही बैक्ड दैट हिज प्लान वुड नॉट बी हीडेड, दैट मीन्स जब वो विनती कर रहा था तो उसे ये भी पता था कि उसके मम्मी पापा इस बात को नहीं मानेंगे, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसे लगेगा, उन्हें उसके माता पिता को लगेगा ये तो लालची है, मिठाई मांग रहा है। सो इसीलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और उसने ये सब सोचते हुए पहले बोला कि मुझे बर्फी चाहिए, लेकिन उससे सोचा यार मम्मी पापा तो मुझे कहेंगे ये तो लालची है, तो इन सभी को सोचते हुए उसने कहा चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं, बिना किसी आंसर के आगे बढ़ गया। अब क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि द चाइल्ड वांटेड टू ईट बर्फी, बच्चा जो है वो बर्फी क्यों चाहता था खाने के लिए, बिकॉज इट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, वो उसकी सबसे प्यारी मिठाई थी। जैसे किसी की प्यारी मिठाई काजू कतली होती है, किसी को लड्डू अच्छे लगते हैं, किसी को पेठा अच्छा लगता है, तो वैसे ही इस बच्चे को वो मिठाई अच्छी लग रही थी। सेकंड, द स्वीट मीट शॉप दैट सोल्ड बर्फी वाज, यानी कि वह मिठाई की दुकान जो कि बर्फी बेचती थी वो कहाँ पे थी बच्चों, तो कहानी में आपने पढ़ा है कि वो जो मिठाई की दुकान है वो कहाँ पे थी, एट द एंट्रेंस गेट ऑफ द फेयर, यानी कि वो थी मेले के शुरुआती द्वार पे, प्रवेश द्वार पे कह सकते हो, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, एज ही रिक्वेस्ट फॉर द बर्फी इन हिज हार्ट ही हाफ न्यू हिज पेरेंट्स ही वुड थिंक दैट ही वाज, जब उसने अपनी मम्मी पापा से कहा मम्मी मुझे बर्फी दिला दो, तो उसके अंदर दिल ही दिल में इतना उसे पता था कि उसके माता पिता उसके बारे में क्या सोचे, दैट ही वाज ग्रीडी, अरे ये तो लालची है, इसको क्या बर्फी देंगे, है ना, ये चीज। चौथा क्वेश्चन, ही मूव्ड ऑन एज ही वाज श्योर हिज पेरेंट्स वुड, तो वो चला जाता, मतलब वो आगे बढ़ जाता है बिना किसी आंसर के, क्यों, क्योंकि इसे पता था उसके पेरेंट्स जो हैं नॉट बाय इट फॉर हिम, वो उसके लिए उसे नहीं खरीदेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट दिस हिज वे,
जब वो अपने माता पिता के साथ में होता है, ठीक है, तो उसे ऐसा कब रियलाइज होता है, कब पता चलता है कि वो रास्ता भटक गया है या फिर अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया है। एंड हाउ ही डिस्क्राइब हिज एंजाइटी एंड फियर, और उसके डर को और उसकी चिंता को कैसे वर्णित किया गया है। तो देखो, when the child asks his parents for things, जब वो अपने माता पिता से कुछ चीज़ों को मांगता है, but does not get any answer, लेकिन उसके मम्मी पापा कुछ आंसर नहीं देते हैं, he realize that he lost his way, तब उसे पता चलता है कि वो अपना रास्ता भटक गया है। he cries, sobs and weeps, और वो बहुत ही तेजी से रोते हुए सिसकियों से बोलता है, ठीक है, मतलब रोता है। it shows his fear and anxiety, और वो उसके डर और चिंता को दर्शाता है। ये था बेसिकली, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी होगा। अब एक बार सारे बच्चे बिल्कुल ईमानदारी से मुझे कमेंट में एक चीज बताओ कि जो आपको मैं ये सैंपल पेपर करवा रहा हूँ आपके कल के पेपर के लिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। सारे बच्चे कमेंट में मुझे लिख के बताओ, अभी बताओ, ठीक है। जब मैं ये बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपसे, तो अभी बताओ मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत भी रंग लाए और आपको भी समझ में आए। तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार मुझे बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। अब बात आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। अब 9th में पोयम वाले से संबंधित है, अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी, और ये आएगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। अब वेट अ मिनट, चलिए। तो 9वें का हमारा जो सबसे पहला वाला पार्ट है ये पोयम से संबंधित है। अब क्या कहा गया है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, यानी कि और मुझे वहाँ थोड़ी शांति मिलेगी क्योंकि शांति धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट साइंस, सुबह के घूंघट से उतरकर वह जहाँ झिंगुर गाता है, ठीक है, क्रिकेट सिंग्स। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नॉन अ पर्पल ग्लो, वहाँ आधी रात एक चमक है और दोपहर एक पर्पल ग्लो यानी कि बैंगनी चमक है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनिस्ट विंग्स, और रात जो है यानी शाम है लिनेट के पंखों से भरे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि व्हाट इज द पोएट गोइंग देयर टू फाइंड, तो पोएट जो है वो किस लिए जा रहा था वहां पे, मतलब वहां पे क्या ढूंढने के लिए जा रहा था। तो क्या ढूंढने जा रहा था बच्चों, ही वांट्स टू फाइंड पीस, यानी कि वो शांति चाहता था इसलिए वो जा रहा था, ठीक है। दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेल्स, यहाँ पे जो शब्द है पर्दा, पर्दे को इसके लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, शर्टेन ऑफ बुशेस, बुशेस का मतलब होता है झाड़ियां, तो झाड़ियों के पर्दे के लिए इस वर्ड को यूज किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज नून बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंजा, तो नून के लिए यानी कि आफ्टरनून, दोपहर के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है। दोपहर जो है वो कैसी है, पर्पल ग्लो जैसी है, यानी कि बैंगनी चमक की है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी लास्ट लाइन है इसमें एक शब्द का उपयोग किया गया लिनेट। अब ये लिनेट का क्या मतलब है, अब लिनेट बेसिकली देखो, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, यानी कि लिनेट के पंखों के जैसा होता है। अब ये लिनेट बेसिकली है क्या, तो देखो लिनेट के बारे में ये कहा जाता है कि लिनेट जो है अ ब्राउन एंड ग्रे फिंच विद रेडियस ब्रेस्ट एंड फोरेशेड, यानी कि लाल रंग की छाती और माथे वाला एक भूरा और एक ग्रे फिंच लिनेट कहलाता है। 5वां क्वेश्चन, व्हेन डज क्रिकेट सिंग्स, तो जो क्रिकेट है वो कब गाता है बेसिकली, तो वो गाता है बच्चों इन मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह। बस हो गया हमारा यहाँ पे पोयम का क्वेश्चन भी। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन 9th का ए हो गया। अब बात करते हैं बच्चों इसके बी वाले पार्ट की, और बी वाला पार्ट जो है ये आपकी पोयम जो है ना वाइंड, उससे लिया गया वाइंड, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वाइंड कम सॉफ्टली, हवाएं जो है वो धीरे से आती हैं। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, वो इतनी धीरे से आती हैं जो कि खिड़कियों को नहीं तोड़ती हैं, लेकिन इसने तोड़ा। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को नहीं तोड़ा, पेपर को नहीं तोड़ना चाहिए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, सिर्फ रखी किताबें नीचे मत फेंको। देयर देखो, लुक व्हाट यू डिड, यू
थ्रू देम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या क्या, तुमने उन सभी को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पैक्स ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने तक फाड़ दिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड वाइंड टीयर, तो टीयर यानी कि फाड़ना, तो बेसिकली हवा ने क्या फाड़ दिया? तो यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तो उसने बुक्स के पेज को फाड़ दिया, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट कैन द वाइंड डू, तो हवा क्या करती है? हवा जो है वो ब्रेक दी शटर्स, खिड़कियों के शटर्स को तोड़ देती है। टीयर द बुक्स, बुक्स को फाड़ देती है। थ्रो डाउन बुक्स फ्रॉम स्लेब्स, और सेफ फॉर रखी हुई बुक्सों को नीचे गिरा देती है, यानी कि ऑप्शन डी ये वाला हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ शुड द वाइंड कम, यानी कि जो हवा है उसको कैसा आना चाहिए? तो हवा को बहुत सॉफ्टली आना चाहिए। चौथा, व्हाट डू दीज लाइन्स शो अबाउट द वाइंड, तो ये सारी लाइनें वाइंड के बारे में क्या बताती हैं? वो बहुत ही पावरफुल है और वो डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि ऐसी हवा है जो थोड़ा नुकसान करती है। तो क्या हो जाएगा? डी वाला होगा। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हु अबाउट द रेन अगेन, तो यानी कि जो वर्षा है, बारिश जो है, उससे दोबारा से कौन लेके आता है बच्चों? तो बारिश दोबारा से किसकी वजह से आती है? वाइंड की वजह से, यानी कि हवा की वजह से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दोनों पोएम्स और उनके एमसीक्यूज। इसके अलावा बच्चों अगर आप अपनी पोएम के बारे में और भी तैयारी करना चाहते हो तो हमारा जो पिछला वाला सैंपल पेपर था, आप सभी बच्चे उसको देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ, देखो ये रही आपकी जो पोएम है। सबसे पहले द रोड नॉट टू बी टेकन, उससे लिया गया है। इससे संबंधित हमने सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, फिर आपकी जो पोएम थी उससे हमने लिया था। आप इन सभी को चाहो तो पढ़ लो, बाकी मैंने आपको पेपर 1 में करवा रखा है। ठीक है, मतलब 2 वाले में। यहाँ पे आई बटन में लिंक होगा हर एक सैंपल क्वेश्चन पेपर का, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप सभी बच्चे अपनी तैयारी को और भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो तो हमारा 9th क्लास का एक टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए JSK, ठीक है, JSK 9th क्लास, ऐसे सर्च करके जो ग्रुप आएगा आप सभी बच्चे उसको जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें आप सभी के लिए हम बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो भी PDF होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी आपके सिलेबस की रिगार्डिंग, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, वो हम शेयर किया करेंगे। ठीक है, तो आओ बच्चों, सारे बच्चे ज्वाइन करो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को। ओके, आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। और ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th। तो इसमें क्या कहा गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 5। इसका आंसर आपको 40 से 50 वर्ड में करना है, यानी कि 3 नंबर के 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ किन्हीं 4 के आंसर करने हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने कभी भी पहले कोई किताब देखी थी? राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फन दे हैड। आपको इस चैप्टर के हिसाब से इसका आंसर लिखना है। तो आप सभी को आंसर कैसे लिखना है? इस प्रकार से, नो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, उसने पहले कभी भी बुक नहीं देखी थी। अंटिल, जब तक, शी शो द बुक दैट टॉमी फाउंड इन एटिक अ रियल बुक, जब तक उसे टॉमी की अलमारी में वो असली किताब नहीं दिखती है तब तक। अब ये क्या थी, कैसी किताब थी? तो शी वाज स्कॉर्नफुल एंड कॉन्टेम्प्टियस ऑफ द ओल्ड स्कूल, उस किताब में पुराने स्कूलों के बारे में जो तिरस्कार भरी बातें लिखी थी उसके वो इस किताब में थी। इट वाज अ काइंड ऑफ थ्रिल फॉर हर, वो उसके लिए बहुत ही थ्रिल भरी किताब थी। एंड रीडिंग दैट बुक वाज लाइक ए फेरी टेल फॉर हर, और वो उस बुक को पढ़ना उसके लिए बहुत ही रोमांचक थी। ठीक है, उसके लिए परी कथा के जैसे लग रही थी। इट वॉज फन टू टर्न दी पेजेस, उसके लिए पेजों को पलटना मजेदार लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि इट वॉज प्रिंटेड, उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ प्रिंट किए हुए चित्र थे। एंड वर्ड्स फ्रॉम सेंचुरी अगो, ऐसे शब्द जो बहुत शताब्दियों पहले लिखे गए थे। बिफोर दैट, इससे पहले, शी हैड ओनली हियर्ड अबाउट बुक्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर, इससे पहले उसने बुक्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी से सुना था। हु हैड नेवर सीन अ बुक हिमसेल्फ, जिन्होंने पहले कभी कोई किताब नहीं देखी थी। शी टू हैड हियर्ड अबाउट अ प्रिंटेड बुक फ्रॉम हर ग्रैंडफादर, उसने अब दादा से प्रिंटेड बुक के बारे में भी सुना था।
इसीलिए हम क्या बोलेंगे, नो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, जब उसने मतलब पहले कभी नहीं देखी थी बस। ओके चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस। दैट मीन्स आइंस्टीन ने पेटेंट कार्यालय में अपने डेस्क दराज को क्या नाम दिया था और क्यों नाम दिया था। तो देखो, आइंस्टीन जोंकली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। दैट मीन्स कि आइंस्टीन ने मजाक मजाक में अपने डेस्क के दराज को क्या नाम दिया था, सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो। बिकॉज ही डिड दिस, उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज he was secretly developing his own ideas about his deep interest in physics while his office job required him to evaluate the other people's inventions। यानी कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे भौतिकी में, फिजिक्स में अपनी गहरी रुचि के बारे में गुप्त रूप से अपने जो सिद्धांत थे उनको विकसित कर रहे थे, अपनी थ्योरी को विकसित कर रहे थे, जबकि उनके कार्यालय की नौकरी में उन्हें अन्य लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करना पड़ता था। वो सीक्रेटली अपने सिद्धांतों को यहाँ पे वर्क कर रहे थे, इसीलिए अपने आइडियाज को डेवलप कर रहे थे, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम द रोड नॉट टू बी टेकन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों की पोयम की थीम क्या है। तो जो आपकी पोयम है द रोड नॉट टेकन, इसकी जो थीम है उस थीम के बारे में देखो, काफी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सी वाले का आंसर क्या होगा कि जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, तो कैसे लिखेंगे, इन दी पोयम द रोड नॉट टेकन रोड्स सिंबलाइज चॉइसेस एंड डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस। तो आपकी जो कविता है द रोड नॉट टेकन, इसमें जो सड़कें हैं, जो दोनों सड़कें हैं, ये हमारे जो चॉइसेस हैं, जो हमारी विकल्प हैं, और हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, उसको दर्शाते हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो निर्णय लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी को इंडिकेट करते हुए इस पोएम में कवि ने कहा है। द पोएट डिपिक्ट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज फेस्ड विद अ डिलेमा ऑफ चूजिंग द बेटर पैथ ऑफर्ड इन डे टू डे लाइफ। यानी कि कवि ने एक वास्तविक जीवन की स्थिति को यहाँ पे बताया है, जहां एक व्यक्ति को दिन प्रतिदिन जीवन में बेहतर मार्ग चुनने की दुविधा का सामना करना पड़ता है। द फर्स्ट पैथ इज द मोस्ट ट्रेवल्ड एंड हैज नथिंग न्यू टू एक्सप्लोर while the other path is full of challenges and hardship the very few dare to explore। यानी कि पोएट यहाँ पे ये कहता है कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हैं और वहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, और दूसरा रास्ता ऐसा है जो फुल ऑफ चैलेंजेस, परिस्थितियों से, कठिनाइयों से भरा हुआ है और थोड़ा हिम्मत दिखाने वाला है। लेकिन जो हिम्मत दिखाने वाला, चैलेंज वाला रास्ता है, ये आपको और भविष्य में आगे लेके जाएगा। और यही होता है बच्चों, अगर जिंदगी में ना आपको भी सफल होना है तो याद रखना, वो काम कभी मत करो जो 99% लोग करते हैं, वो काम करो जो इन लोगों ने नहीं किया। तो आप जो है उन लोगों में आ जाओगे जो दुनिया के 1% में सबसे अमीर, सबसे ऐसे लोग जो हमेशा चैलेंजेस को डेयर करते हैं, डेयर से उनका सामना करते हैं। ठीक है, तो वही बात इस पोयम में बताई गई है। द सेकंड पैथ ऑफर्स मैनी ऑब्स्टैकल्स बट दोज हु डेयर टू एक्सप्लोर इट लीव अ मार्क एंड अचीविंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सक्सेस इन लाइफ। यानी कि जो दूसरा रास्ता था ना, जिसमें चैलेंजेस हैं, जिसमें डेयर, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां वगैरह आएंगी, तो दूसरा रास्ता कई बाधाओं को पेश करेगा हमारे सामने। लेकिन जिस व्यक्ति ने हिम्मत करके इन सिचुएशंस को हैंडल किया और आगे बढ़े, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी सक्सेस का एग्जाम्पल बनते हैं। बट नॉट एवरीवन चोज द वॉक ऑन द थॉर्नी पैथ। वो ज्यादातर लोग ऐसे कठिन परिस्थिति वाले रास्ते पे नहीं चलते हैं, इंस्टेड टेक्स द शॉर्टर रूट, और वो शॉर्ट रूट का फायदा उठाते हैं बस। ठीक है, तो दो रोड की बात की गई है, एक तो वो जिसपे सब चलते हैं, एक वो है जो कठिन परिस्थितियों में भरा है 1% लोगों के लिए, बस ये है बेसिकली। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। तो 4 कहता है व्हाट डज पोएट से द वाइंड गो विनोस। यानी कि जो पोएट है उसने ऐसा क्यों कहा है कि जो पवन देवता है वो क्या फटकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या कहा गया है। ये देखो,
द पोइट डिस्क्राइब द plight ऑफ द वीक अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग गेस्ट ऑफ वाइंड इन रिलेशन टू प्रोसेस ऑफ विनोइंग। यानी कि कवि ने हवा के तेज झोंकों से प्रभावित होकर कमजोर लोगों की जो दुर्दशा है इसको फटकने की प्रक्रिया के संबंध में बताया। क्या बताया गया है? ही डिस्क्राइब द सिचुएशन बाय सेइंग, उन्होंने सिचुएशन को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है दैट वाइंड गो विनोज द फ्रेंगल क्रम्बलिंग हाउसेस। यानी कि जो हवा होती है वो नाजुक ढहते हुए घरों से, उनके दरवाजों से, उनकी छतों से, उनकी लकड़ियों से, उनकी बॉडी से, उनकी जिंदगी, उनके हार्ट, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन देयर टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से उनको तोड़ के रख देती है एक तरीके से। ठीक है, पूर्ण तरीके से विनाश कर देती है। हवा जब आती है तो हमारे घरों को, हमारी खिड़कियों को, हमारी छतों को, हमारी लकड़ियों को, हमारी खुद की बॉडी को, हमारे जीवन को, हमारे दिलों को तोड़ के रख देती है अगर वो खतरनाक हवा, जैसे तूफान वगैरह आता कभी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद अगला, तो तीसरा क्या कहता है? व्हेन डज द 1000 ड्रीम फेंसेस बिगिन टू वेव द पोइट्स माइंड। दैट मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि कवि के मन में हजारों स्वप्न कल्पनाएं इस समय बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कब बननी शुरू होती हैं? उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं, तो लिखेंगे व्हेन द पोएट इन हिज हट एंड लाइज on his comfortable bed listening to the sweet music of rain on the roof, his mind is filled with memories of his mother। जब वो बेसिकली बारिश हो रही होती है बाहर, ठीक है, तो अब वो एक तकिया लेता है और अपने एक करवट लेके लेट जाता है। अब करवट लेने के बाद में एक तकिए को अपने जैसे लेफ्ट हैंड का जो होता है ना माइंड, जो सर होता है उस पर रखता है और अपनी माँ के बारे में सोचता है। ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड, तो आपको उसको अपनी चाइल्डहुड के बारे में भी याद आ जाता है। दिस इज व्हेन थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स बिगिन टू वीव इन पोइट्स माइंड, और जब उसको अपने चाइल्डहुड के बारे में याद आता है तो उसके दिमाग में हजारों स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं। कब आते हैं? जब वर्षा का मौसम होता है और वो अपने बिस्तर पे कंफर्टेबली लेटा होता है और वो बारिश के मौसम में आसानी से उसकी जो बूंदे होती है उसको महसूस कर रहा होता है, तब आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन 10th के ये क्वेश्चन हो गए। ओके, चलो अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या होगा कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 3 गिवन क्वेश्चंस। 3 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर रखने हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और समझा सकूं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन डज चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव his anxiety and insecurity has been described, the lost child। यानी कि बच्चे को ये कब एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता भटक गया है, उसकी चिंता और असुरक्षा को कैसे बताया गया है इस चैप्टर में, वो बताइए। तो आइए देख लेते हैं बच्चों। देखो, द चाइल्ड सीज अराउंड अबाउट एट द फेयर एंड इज अट्रैक्टेड टू इट। यानी कि बच्चा जो है मेले में एक गोल चक्कर देखता है और उसी की ओर आकर्षित हो जाता है। ही आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय इट, वो अपने मम्मी पापा से कहता है मम्मी पापा मुझे भी जाने दो ना वहां पे। ठीक है, ऑन नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स, जब उसके मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। एक तो वो बहुत सारी चीजें मांगता है तब भी नहीं देते हैं, मिठाई मांगता है तो भी नहीं देते हैं। अब उसने बोला कि मुझे वहां पे जाके थोड़े खेलने दो, तो उसके लिए भी कुछ नहीं बोलते हैं। इसीलिए उसे लगता है कि वो अपना रास्ता भूल गया है। He immediately burst into tears and starts running around in search of them। और वो जो है क्या बोलते हैं, रोना शुरू कर देता है और अपने आसपास देखना शुरू कर देता है कि मम्मी पापा कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ओके, तो आई होप बच्चों क्वेश्चन 10th के सारे क्वेश्चन और आंसर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और ये मूवमेंट्स की किताब से लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग 3 इन 40 to 50 वर्ड्स। यानी कि 3 नंबर के 4 क्वेश्चन है, वैसे मैंने 4 लिए, पेपर में 3 होंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन डज चाइल्ड रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे,
बच्चे को कब एहसास होता है कि वो अपना रास्ता भूल गया है? हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब? उसकी जो चिंता है, उसकी जो असुरक्षा है, वो कैसे यहाँ पे बताई गई है? तो लिखेंगे द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट एट द फेयर एंड इट अट्रैक्टेड टू इज। यानी कि बच्चे ने एक गोल चक्कर जैसा देखा मेले में, तो वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय इट। उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे भी वहां पे जाके थोड़े घूमने दो। जैसे होता है ना, हम कुछ खिलौना देखते हैं या फिर कोई जो झूला होता है उसे देखते हैं तो हमको होता है ना, मम्मी हमको अभी बहुत झूला झूलना है, ऐसे, ठीक है। ऑन नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जब उसके मम्मी पापा कोई जवाब नहीं देते हैं, देन ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, तब उसे पता चलता है कि मैं तो अपना रास्ता ही भूल गया। ही इमीडिएटली ब्रश्ड इनटू टीयर्स, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। स्टार्ट रनिंग अराउंड, और वो भाग भाग के आसपास में अपनी मम्मी पापा को रोते हुए, आंखों से आंसू निकालते हुए ढूंढने लगता है। ठीक है, ये चीज थी। चलिए अगला क्वेश्चन कि हाउ डज ईश्वरान नरेट द स्टोरी ऑफ तुष्कर? तुष्कर का मतलब यहाँ पे एक हाथी को दर्शाया गया है। तो ईश्वरान ने हाथी की कहानी किस तरह से सुनाई? डज इट अपियर टू बी प्लॉजिबल? क्या ये इस कहानी पे हम विश्वास कर सकते हैं? तो देखो कैसे लिखेंगे। बी क्या कहता है, वन डे ईश्वरान नरेट एन इंसिडेंस इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। एक दिन ईश्वरान ने एक घटना सुनाई, किससे? हाथी से जोड़कर। ही नरेट द इंसिडेंट्स ऑफ तुष्कर स्पीकिंग फ्रॉम अ टिम्बर यार्ड इन सच एक्साइटमेंट दैट ही जंप्ड and stamped his feet emitting and made elephant। यानी कि क्या बोलते हैं, उसने ईश्वरान ने बताया कि एक हाथी लकड़ी के यार्ड से भागते समय इतनी तेजी से भागा कि वो पागल हाथी की नकल करते हुए उछलने लगा, अपने पैर पटकने लगा। He said that, और ईश्वरान ने उन्हें बताया, the elephant reached the outskirts of the city and broke fences, smashed several shops, entered a school ground and broke down football goal post and spread dirt all around। और वो हाथी जो है वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया, उसने वहां की बाड़ को तोड़ दिया, कई दुकानें तोड़ दी, एक स्कूल के मैदान में घुस गया, फुटबॉल के गोल को, उसके पोस्ट को तोड़ दिया, चारों तरफ गंदगी फैला दी। अब इस हाथी के बारे में जो भी बात ईश्वरान ने कही, इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक हाथी कभी इतना उत्पात मचा ही नहीं सकता था, है ना। ये चीजें थी। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा सी आ जाता है कि हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? टोटो वाज प्रीटी मंकी, इन व्हाट सेंस इट इज इट टू प्रीटी? यानी कि टोटो जो है ये बेसिकली जो दादाजी का प्राइवेट चिड़ियाघर था उसमें कैसे आया, और टोटो एक सुंदर बंदर था, तो टोटो जो वो किन मायनों में सुंदर था ये हमें बताना है। ओके, तो आओ बच्चों देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, टोटो हैड मिशीवियस आईज, टोटो की आंखें बहुत ही शरारती थी। पियरली वाइट टीथ, उसके जो दांत थे वो बहुत ही सफेद थे। शार्प एंड विक्ड फिंगर्स, और उसकी जो तीखी शैतानी उंगलियां थी। एंड अ ग्रेसफुल टेल दैट अटैक्ट लाइक अ थिल हैंड, और उसकी जो पूंछ थी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे समझो कि तीसरे हाथ की तरह बहुत ही लंबी थी। टोटोस स्माइल वाज स्वीट एंड फ्राइटनिंग टू एल्डरली, यानी कि बूढ़ों के लिए जो टोटो की मुस्कान थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है। एंग्लो इंडियन वुमेन, टोटो की मुस्कान बूढ़ी एंग्लो इंडियन महिलाओं को मीठी भी लगती थी और थोड़ी सी डरावनी वाली भी, ठीक है, लेकिन अच्छी लगती थी उन्हें। ऑल दीज क्वालिटीज कंबाइंड टू मेक हिम हैंडसम, इन सभी क्वालिटी से वो अच्छा दिखता था। अब इन्हीं सभी रीजंस की वजह से वो जो मंकी था उसको वो अपने प्राइवेट जू में लेके आए थे, कौन? दादाजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अब ईश्वरान के चैप्टर से ही, ठीक है, एक आपका और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिस्क्राइब ईश्वरान्स कैपेबिलिटी टू मेक इवन दी सिंपली सेट इंसिडेंट इंटरेस्टिंग, यानी कि जो ईश्वरान की किसी भी सरल घटना को एकदम बहुत रोमांचक बनाने की जो क्षमता है उसका वर्णन कीजिए। यानी कि जैसे होता है ना राई का पहाड़ बना देना, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो आओ बच्चों देखते हैं एक बार। देखो तो डी क्या हमारा कहता है, डी कहता है
ईश्वरान वाज ए ग्रेट स्टोरी टेलर। ईश्वरान जो है वो बहुत ही एक ग्रेट स्टोरी टेलर है। ही वाज मतलब थे, ही वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग पॉपुलर तमिल थ्रिल्स। उन्हें लोकप्रिय तमिल थ्रिल पढ़ने का बहुत ही शौक था। और आपने साउथ की मूवीज में तो देखा ही है, ठीक है, कि किसी भी एक्शन को कितना बिना फिजिक्स के कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। द स्टोरीज ही नरेट, हालांकि वो बात अलग है कि अभी के टाइम पे थोड़ा नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। द स्टोरीज ही नरेट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज नॉवेल्स। वो जो है इन्हीं नॉवेल्स के हिसाब से, उपन्यासों के हिसाब से अपनी जो कहानियां होते हैं उसको बनाता है। ही वुड नरेट इवन स्मॉल इंसिडेंट्स इन स्पेसिफुल मैनर टू मेक द स्टोरीज इंटरेस्टिंग। ईश्वरन ऑल्सो एडिड ड्रामेटिक जेस्चर टू दैम। कहानियों को रोचक बनाने के लिए ईश्वरन उसमें अपने जो नाटकीय हाव भाव होते हैं इनको भी जोड़ते हैं। ही वुड गिव सरप्राइज एंडिंग्स टू दी स्टोरीज, और वो जब स्टोरी एंड होती है तो सरप्राइज भी देता है। समटाइम्स ही वुड नॉट फिनिश द स्टोरी टू इंक्रीज हिज मास्टर्स क्यूरियोसिटी। वो कई बार अपनी स्टोरी को कंप्लीट भी नहीं करता था, क्योंकि हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है कि अगर स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई तो हमारी क्यूरियोसिटी उसके बारे में बहुत जागेगी, ठीक है। ऑफ्टन ही वुड गेट एक्साइटेड वाइल नरेटिंग द स्टोरी, यानी कि अक्सर वे कहानी सुनाते समय बहुत ही उत्साहित हो जाते थे। देन ही वुड जंप एंड स्टैंड अप हिज फीट एक्साइटमेंट, और वो उस समय उछलने और पैर पटकने लगते थे। होता ना कि जब आप कहानी सुनाते तो एकदम हाथों के हाव भाव जो होते हैं वो काफी अच्छे हो जाते हैं, आपके मूवमेंट करने लगते हैं, ये चीजें थी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट। तो अभी तक हमने जो है अपना क्वेश्चन नंबर 11 इसके सारे क्वेश्चन को समझ लिया बच्चों, ओके, और मेरे हिसाब से आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि आंसर एनी वन क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स, और ये रहेगा 6 मार्क्स का। दोनों में से किसी एक का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्या आप मार्गी के इस कथन से सहमत हो कि आजकल के स्कूल कहानी के स्कूल से मजेदार हैं? अपने जवाब के लिए कारण बताइए। तो हाँ, सही बात है ये वाली। कैसे सही बात है, देखिए, यस आई एग्री विद मार्गी दैट टुडेज स्कूल आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। कहानी में मार्गी का जो स्कूल है उसके स्कूल से अच्छे हमारे वर्तमान के स्कूल हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा फन मिलता है। कैसे, लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग बुक्स, ऑल्सो गेनिंग नॉलेज एंड इंक्रीजिंग ग्रेड्स। केवल पढ़ना ये नहीं है कि बुक्स पढ़ें, पढ़ने से हमारी नॉलेज भी हमें गेन होती है, हमारे जो ग्रेड्स होते हैं वो भी बढ़ते हैं। इट इज अबाउट अडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। पढ़ाई का इसके अलावा और भी मतलब होता है, ये हमें समाज में स्थापित करते हैं, हमारी जो किसी भी चीज को समझने की एबिलिटी होती है उसको भी बढ़ाते हैं। इन दी स्टोरी, कहानी में क्या कहा गया है, तो कहानी में कहा गया है मार्गी फाइंड्स रीडिंग ओल्ड बुक्स वेरी फन एंड फाइंड्स स्कूल ह्यूमिलेटिंग। कहानी में मार्गी को पुरानी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और स्कूल जाने में उसे मजा नहीं आता था। जस्ट स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस विद अ मैकेनिकल टीचर सीम्स लाइक अ बोरिंग आइडिया। वो क्यों नहीं जाती थी, क्योंकि वो जो एक मैकेनिकल टीचर थे, यांत्रिक शिक्षक के साथ उसे पढ़ना और सवालों के जवाब देना उसे उबाऊ यानी कि बोरिंग लगता था। डूइंग होमवर्क विदाउट एनीवन्स हेल्प एंड राइटिंग देम इन पंच कोल्ड वुड ऑल्सो बी टायरिंग। वो क्या बोलते हैं, बिना किसी की मदद से अपना होमवर्क वगैरह करती थी, ठीक है, तो वो सभी उसे बहुत ही दिक्कत देता था पंच कोडिंग वगैरह लिखना। मोर एवर, इसके अलावा when children go to school and interact with each other they develop a better understanding of each other and their surroundings। इसके अलावा जब बच्चे स्कूल जाते तो वो एक दूसरे से बातचीत करते, वे एक दूसरे के अपने आसपास के माहौल में अच्छे रहते, ठीक है, और वो बेसिकली स्वास्थ्य के बारे में भी पढ़ते वर्तमान में देखा जाए तो, है ना। उसके बाद लिसनिंग टू लेसन्स explained by teachers is always more interesting than reading the entire lesson on a mechanical computer।
शिक्षकों के द्वारा समझाए गए पाठों को सुनना हमेशा एक मैकेनिकल जो टीचर है उसके चैप्टर से अच्छा होता है। ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्कस प्रॉब्लम एंड सिचुएशंस विद द मैकेनिकल टीचर हु इज प्रोग्राम्ड टू टीच ओनली इन ए पर्टिकुलर वे। एक ऐसा टीचर जिसको एक खास तरीके से तैयार किया गया है आपको पढ़ाने के लिए, उसके साथ में प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को डिस्कस करना इम्पॉसिबल था। देयरफॉर इसीलिए टुडेस स्कूल आर मोर देन द स्कूल इन द स्टोरी बिकॉज दे आर मोर इंटरेक्टिव। अभी के टाइम पे स्कूल स्टोरी के टाइम के स्कूल से बहुत अच्छे हैं, इंटरेक्टिव हैं और फन वाले भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बी वाले पार्ट की। ठीक है, आपको करना एक ही है लेकिन मैं आपको दोनों आंसर बता रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है। बाय नाउ यू मे हैव कंसल्ट दैट Innisfree इज अ सिंपल। अब तक आप ये निष्कर्ष निकाल चुके होंगे कि Innisfree बहुत ही सरल है। ठीक है, एक प्राकृतिक प्लेस है, फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, सुंदर है और शांति से भरा हुआ है। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स। उसने जब वो वहां पे खड़ा होता है तो उसकी तुलना कैसे करता है। तो आपको इसकी जो आंसर है वो आपकी आपकी जो पोएम है द लेक स्लेव ऑफ Innisfree, इसके स्टैंजा 3 के हिसाब से लिखना है। जब वो लंदन में रोड के किनारे खड़ा होता है ना, तब की बात हो रही है। तो आ जाओ बच्चों, देखते हैं कैसे लिखोगे। देखो, द पोएट इज वेरी मच अट्रैक्टेड बाय द सेरेन ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ द Innisfree। दैट मीन्स जो कवि है वो Innisfree की शांति और सुंदर परिदृश्य को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है। ही ऑलवेज विशेज फॉर द पीस एंड क्वाइट दैट ही लाइव्ड इन ड्यूरिंग दिस चाइल्डहुड डेज। वह हमेशा उस शांति और एकांत की कामना करता रहा है अपने बचपन के दिनों से। द सॉन्ग ऑफ द स्त्री किट, यानी कि वो जो झिंगुर होता है उसका गाना। द साउंड ऑफ द विंग्स ऑफ द लिनेट, और जो लिनेट के पंखों की आवाज होती है। द पर्पल ग्लो ऑफ द आफ्टरनून, जो दोपहर होती है वो पर्पल ग्लो की उसकी जो चमक है। एंड द ब्यूटी ऑफ शिमरिंग मिडनाइट, और रात के समय की जो ब्यूटी होती है। हैव लेफ्ट एन इंडियलेबल इम्प्रेशन ऑन द पोइट्स माइंड। इन सभी का पोइट्स के माइंड पे बहुत ही अच्छा प्रभावित चमकदार असर पड़ता है। इन कॉन्टेक्स्ट टू द अर्बन सिटिंग कंसिस्टिंग, अभी के टाइम पे वो अर्बन सिटी में पहुंच गया था। रोड्स एंड पेवमेंट्स वेयर द पोएट स्टैंड्स नाउ, अभी के टाइम पे जहां पे वो रोड पे खड़ा था। ही कैन स्टिल हियर द फील द साउंड ऑफ द लेक वाटर्स लिपिंग जेंटली ऑन द शोर इन हिज डीप हार्ट, और आज भी जब वो वहां पे खड़ा है तो अपने दिल के किसी अंदर के कोने से वो उन साउंड्स को अभी भी महसूस कर सकता है। ठीक है, तो स्टैंजा 3 के हिसाब से आपका ये आंसर बनता है। ओके बच्चों, तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो 12 था आपका ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आंसर एनी वन क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 20 वर्ड्स। ठीक है, 6 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट देहरादून रेलवे स्टेशन आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो टोटो के साहसिक कारनामों के संबंध में आपकी जो कहानी है इसके बारे में देहरादून रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या घटना घटी थी देहरादून रेलवे स्टेशन पे, तो आ जाओ बच्चों पहले पढ़ते हैं और फिर इसको समझते अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए ए वाला आंसर क्या कहता है, द नरेटर्स ग्रैंडफादर हैड टू गो सहारनपुर। कथावाचक के दादाजी सहारनपुर, उन्हें सहारनपुर जाना था। सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू पुट टोटो इन लार्ज ब्लैक कैनवास बैग फॉर द ट्रेन जर्नी। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि एक बड़े से कैनवास के बैग में, काले कैनवास के बैग में वो टोटो को लेके जाएंगे ट्रेन यात्रा के लिए। ठीक है, व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन, जब वो अपने स्टेशन में पहुंचे, टोटो स्टार्टेड जंपिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी अ बिग जंपिंग एंड मूविंग। टोटो जो था शरारती बंदर तो था ही, तो वो प्लेटफॉर्म पे बेसिकली उछल को शुरू कर देता है और जितने भी प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति थे वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं बंदर को देख के। व्हेन द टिकट कलेक्टर केम, टोटो इमीडिएटली पॉप्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग।
यानी कि जब वो जो टिकट कलेक्टर होता है वो टोटो के पास में आया, मतलब टोटो नहीं, दादाजी के पास में आया, तो टोटो ने तुरंत अपना सिर बैग से बाहर निकाला। उसने देखा कौन है कौन है कौन है, ऐसे तरीके, ठीक है, मतलब बोला नहीं, जैसे होता है ना कि हम भी देखते हैं एकदम से, वो था। द टिकट कलेक्टर गॉट स्कैर्ड एंड आस्क्ड द ग्रैंडफादर टू बाय अ टिकट फॉर टोटो, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही वो अपना सर निकालता है बैग से बाहर, तो टिकट कलेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा डर जाता है। वो दादा से कहता है, दादा एक जो आप टिकट है ना इसकी भी ले लो, ठीक है। बट द ग्रैंड फादर वॉज रिलक्टेंट टू डू सो, वो कहते हैं नहीं मैं इसकी टिकट क्यों लूँ। फाइनली आखिरकार द टिकट कलेक्टर गॉट हिज वे, और टिकट कलेक्टर को एक रास्ता मिल जाता है। क्या मिल जाता है? टिकट कलेक्टर कहता है टोटो वाज पुट इन द डॉग कैटेगरी एंड द ग्रैंड फादर हैड टू बाय अ टिकट फॉर हिम। टोटो को, जो कि लंबी पूंछ का है और ये चलकूद कर रहा है, तो इसको हम कुत्ते की कैटेगरी में डालेंगे, और कुत्ते की आपकी जो टिकट है वो तो बनेगी बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द गुरुस वर्ड्स ऑफ विजडम, यानी कि गुरु के ज्ञान भरे शब्द क्या थे। व्हेन डज डिसिपल रिमेंबर देम, और कब उसके शिष्य को वो ज्ञान के शब्द याद आए। व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री किस तरह के लोग थे। व्हाट डिड दे वांट टू डू, वो लोग क्या करना चाहते थे। राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स। 3-4 क्वेश्चन है, कौन कौन से। सबसे पहली बात, गुरु के विजडम को लेकर वर्ड क्या क्या थे, ठीक है, और उसके शिष्य को ये वर्ड बेसिकली कब रिमेंबर होते हैं। साथ ही साथ जो मिनिस्टर थे और किंग थे, इनके लोगों के प्रति इनकी क्या सोच थी, इसके बारे में, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे विजडम वर्ड के बारे में। देखो, द गुरु वाज फुल ऑफ विजडम एंड न्यू वेरी वेल दैट अनडिफेक्टेबल बिहेवियर ऑफ फूल्स कैन लीड द डेंजर एट एनी टाइम, यानी कि गुरु ज्ञान से भरे हुए व्यक्ति थे और वे अच्छी तरीके से जानते थे कि मूर्खों का ये जो व्यवहार है उनके लिए कभी भी खतरे का कारण बन सकता है। द वर्ड्स ऑफ द गुरु वर, गुरु के शब्द थे, दे आर फूल्स, दिस विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू यू नेक्स्ट। उसके गुरु के शब्द क्या थे, वे सभी मूर्ख हैं, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और आप नहीं बता सकते कि वे आपके साथ क्या करेंगे, ठीक। तो ये तो गुरु के शब्द हो गए। अब उसके बाद उसके जो डिसिपल है, शिष्य कब याद आते हैं उसको ये सारे के सारे शब्द। तो देखो, the disciple remembered them when he was arrested by the king's man to be hanged only because he had fitted the bag। शिष्य को ये बात कब याद आती है, उनके गुरु की बातें, ठीक है, कब याद आती है, जब उसके राजा के आदमी जो है उसे फांसी पर लटकाने के लिए जा रहे थे। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्योंकि उसने खूंटी पर अपनी फिट रख दी थी। द हैंगिंग वाज पोस्टपोन्ड ओनली बिकॉज ऑफ द वाइज वर्ड्स ऑफ गुरु। फांसी सिर्फ और सिर्फ गुरु के ज्ञानपूर्ण वचनों के कारण टल गई थी। अभी एक क्वेश्चन है ऐसा, इसके बारे में 6 नंबर का, अभी आपको मैं बहुत क्वेश्चन भी इसी वीडियो में भी बताऊंगा इसके बाद में, ठीक है। तो ये तो हो गई गुरु की उसके डिसिपल शिष्य की बात। उसके बाद बात आती है द किंग एंड द मिनिस्टर वर फूल्स, तो राजा और उसके मंत्री बेवकूफ हैं, फूल्स हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में कैसे आप लिखोगे, तो देखो, द मिनिस्टर्स ब्लाइंडली फॉलो टू अनवाइज ऑर्डर्स ऑफ देयर किंग। मंत्रियों ने अपने राजा के मूर्खपूर्ण आदेशों को आंख मूंद कर पालन किया। द किंग वांटेड टू डू समथिंग यूनिक, राजा कुछ अनोखा करना चाहता था। दैट्स वाई सो ही डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे वाइस वर्सा, उसने रात को दिन में बदलने का फैसला किया और इसके विपरीत। द किंग ऑर्डर्ड एवरी सिटीजन टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल, और सभी को कहा कि सभी को इसको फॉलो करना है। ही ऑर्डर्ड एवरीवन टू वर्क आफ्टर डार्क एंड स्लीप एज सून एज द सनराइज, यानी कि कहा गया, उसने क्या कहा अपने प्रजा से, उस किंगडम के राजा ने, कि मेरी प्रजा के लोगों, तुम्हें सूरज उगने से पहले सो जाना है और सूरज उगने के बाद उठकर अंधेरे के टाइम पे आपको अपना सारा काम करना है। इवन द कैटल वर फोर्स्ड टू फॉलो दिस
ऑर्डर, यहाँ तक कि जो जानवर वगैरह थे उनको भी ऑर्डर दिया गया। पीपल हैड टू फॉलो द ऑर्डर टू फुलिश किंग आउट टू द फियर ऑफ डेथ। अगर कोई उसके आदेश का पालन नहीं करता तो उसे मौत के घाट उतार देता, इसलिए मौत के डर की वजह से लोगों ने उसके ऑर्डर को फॉलो किया। द किंग वाज प्लीज्ड विद द सक्सेस ऑफ दिस न्यू ऑर्डर। राजा इस नए आदेश को सफलता से प्रसन्न हुआ। ठीक है, इस नए आदेश की सफलता से प्रसन्न हुआ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बी वाला आंसर भी। ठीक है, अब एक चीज को ना बड़े गौर से सुनो, ये हमारे सैंपल पेपर नंबर 3 के जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कल के पेपर के लिए। इसी के साथ ही साथ आपको अगर तैयारी और भी अपनी बेहतर करनी है तो आप सभी बच्चे जो पिछली वीडियो थी हमारी, ठीक है, पिछली वीडियो सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2nd वाली, आप सभी बच्चे इसको जाके जरूर देखना। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बताए हुए हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं बिहाइव वाले चैप्टर्स की, तो पहला क्वेश्चन आपको समझाया है कि हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्बिंग हुई थी, इसके ऊपर आइंस्टीन का क्या रवैया था, ये मैंने आपको देखो आंसर करके बहुत अच्छे से बताया। ये रहा देखो आंसर। ठीक है, फिर बताया था दूसरा क्वेश्चन कि हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। म्यूजिक को सीखने के लिए किसने उसकी हेल्प की और कैसे की, ये बताना था। तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर बताया हुआ है बच्चों। ठीक है, साथ ही बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे कि व्हाट डज द पोइट लाइक टू द व्हेन इट रेन्स। तो जब बारिश आती है तो पोइट क्या करता था, तो वो उसके साउंड को बेसिकली महसूस करने की कोशिश करता। ओके, एंड इसके अलावा ये भी है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ अस टेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। तो क्या था वो डिसीजन मेकिंग, 2 डिसीजन लिए थे इसने, कौन कौन से, वो देख सकते हैं यहाँ पे, सब समझा हुआ है मैंने। ठीक है, उसके अलावा ये वाला देख लो बच्चों, जो आपकी मूवमेंट्स वाली किताब है ना, इससे क्वेश्चन लिए गए, जैसे कि व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। व्हाई डज टिकट कलेक्टर इंसिस्ट कॉलिंग टोटो अ डॉग। तो कुत्ता क्यों कहता है उस टोटो को टिकट कलेक्टर, और टोटो बेसिकली कहाँ जा रहा था। उसके बाद हाउ डज ईश्वरान डिस्क्राइब दी अपरूटेड ट्री ऑन हाईवे। तो हाईवे पे जो ट्री पड़ा हुआ था उसको कैसे वो बताता है, तो एक हाथी के रूप में बताता है, हाथी या फिर हाथी नहीं, जानवर के रूप में, एक बहुत ही बड़े जियांट के रूप में। ठीक है, उसके बाद द प्लेग डिड फीटर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर। राइट और आंसर कॉन्टेक्ट द लोस्ट चाइल्ड। तो इसके बारे में भी देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपके 2 क्वेश्चन और थे, क्वेश्चन नंबर 12 में 6 मार्क्स के, और ये थे बच्चों आपके जो पोएम है ना, क्या बोलते हैं, पोएम नहीं, चैप्टर है द फन दे हैड। तो उससे था पहला क्वेश्चन कि व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। तो मार्गी स्कूल को क्यों हेट करती है। व्हाई डिड शी थिंक ही द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो अभी के वो अपने स्कूलों को बेसिकली क्यों अच्छा नहीं करती है, पसंद नहीं करती है, और वो पुराने स्कूलों को क्यों पसंद करती है, तो इसका भी आंसर बता रखा है। ठीक है, फिर ये जो आपका क्वेश्चन था केजिया वाले चैप्टर से, तो वो भी आपको बताया हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 से, ये आपके 2 क्वेश्चन थे, तो इन सभी को मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको। जैसे कि बी वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाउ डिड गुरु एंड डिसिपल बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। तो गुरु और उसका शिष्य कैसे मिनिस्टर बनते हैं। तो देखो इंग्लिश में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में एकदम आसानी से बता देता हूँ। हुआ ये था कि जब उसके, ध्यान से सुनना, जब गुरु के शिष्य को राजा के जो आदमी होते हैं वो पकड़ के ले जाते हैं, फांसी पे लटकाने वाले होते हैं, तो गुरु ये कहते हैं कि अभी एक ऐसा समय चल रहा है कि जिसको भी डेथ पेनल्टी दी जाएगी वो अगले जन्म में भी राजा ही बनेगा, और उसके बाद में जिसको डेथ पेनल्टी मिलेगी वो भी राजा ही बनेगा। तो फिर जितने भी किंग होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को इस मौत की आग में झोंक देते हैं। ठीक है, ताकि अपने वो राजा जो है ना वो हमेशा के लिए राजा बने रहें। तो इस प्रकार से गुरु और उसके शिष्य क्या बन जाते हैं, किंग और मिनिस्टर बन जाते हैं। किसकी वजह से, अपने इंटेलिजेंस और अपनी स्किल और अपने नॉलेज की वजह से। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको कुछ और क्वेश्चन दिखा सकूं। ओके बच्चों, ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों इस तरह से आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर बच्चों, या फिर यूं कहें
कि आज के इस 1 घंटा 15 से 20 मिनट तक का जो हमारा ये महा एपिसोड है, इसके अंदर हमने 9th क्लास के आपके इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हमने अपना तीसरा इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर इस वीडियो में पूरा सॉल्व करके समझ लिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सेक्शन ए जो है इसकी प्रैक्टिस आप क्वेश्चन पेपर से कर लीजिएगा। बाकी सेक्शन बी राइटिंग स्किल और ग्रामर 20 मार्क्स, ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया। सेक्शन सी लिटरेचर 40 मार्क्स, इट मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस, वो हमने आपको करवा दिए हैं। तो डेफिनेटली अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी अगर आपने इसे बिल्कुल एंड तक बिना स्किप किए हुए और अच्छे से देखा है तो। ठीक है, अच्छा एक चीज बच्चों, एक बार ना आप सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि हम आपको ये जो सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या इससे आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो पा रही है? क्योंकि देखो यहाँ पर हम एक एक पेपर को बनाने में, एक एक सैंपल पेपर को बनाने में, डिजाइन करने में और उसके लिए वीडियो बनाने में, फिर अपलोडिंग, कम से भी कम 8 से 10 घंटे की टाइमिंग लगती है एक पेपर की वीडियो के लिए। तो मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आपका फीडबैक कि क्या इन पेपर से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पा रही है ढंग से या नहीं। ठीक है, और अगर आपका कोई सुझाव है इन सैंपल पेपर्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, उसका हम सम्मान करेंगे। बाकी आप सभी को एक बार फिर से बच्चों आपके 9th क्लास के इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों। अभी 1 से 2 वीडियोस आपकी और आने वाली हैं, चाहे वो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर सैंपल पेपर, तो आप उनको भी जरूर देखना। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सभी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को देखो इस तरीके से आपको सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को इस तरीके से ऑल पे सेट कर देना है ताकि जैसे नई वीडियो आएगी तो आप उसे देख पाओगे। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करें सारे प्यारे बच्चों, शेयर करें अपने दोस्तों में। कमेंट बॉक्स में जो मैंने पूछा है आप अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से मैसेज कीजिएगा क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे अपना जो फीडबैक है वो दें। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।